Good evening, friends. I welcome you all in UPSC Guide lecture on Polity Orientation session. Myself, Ramesh Singade. I have completed my BTech from College of Engineering, Pune, and then I started my UPSC journey. Up to now, I have given 3 UPSC interviews and appeared for 5 mains in civil services. Along with that, I have given 4 Indian Forest Services mains, and even in state PCS, that is MPSC, I have appeared for 2 mains and 4 prelims, including the current prelims of 2024. So आज मैं आपको पॉलिटी का ओरिएंटेशन देने जा रहा हूँ, and obviously we will understand every important thing, what needs to be read, what we can skip. पॉलिटी ऐसा सब्जेक्ट है जो दिखने में बहुत आसान है, बच्चे बहुत पसंद करते हैं उसको, but there are lot of tricks and we can say traps in the paper, and that is why in spite of preparing lot of times this subject fails to give you marks. So today we are going to discuss how we can tackle this subject in comprehensive manner. So let us start with our today's session. So first we should understand polity is not only to study from the book. This is basically subject which we experience in our daily life. पॉलिटी की हर कोई कंसेप्ट, जैसे कि आप मान लो सेक्युलरिज्म या फेडरलिज्म या पार्लियामेंट, ठीक है, ये हम फंडामेंटल राइट्स फॉर दैट मैटर, ये जो सारे टॉपिक्स है वो हम सिर्फ बुक पे नहीं पढ़ते हैं, वो हम अपने डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं. जैसे राइट टू 21 जो है हमारा, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, सो वी आर डेली हैविंग दिस वायलेशन ऑफ राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी इन अवर डेली लाइफ. सो बेसिकली पॉलिटी अगर आपको बहुत अच्छे से उसमें मास्टर करना है, तो वन सिंपल थिंग दैट यू नीड टू डू is experience it and connect it with your book knowledge. Okay, so let's start with our today's lecture. Before further ado, so let us start with syllabus. Obviously अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में महारत हासिल करनी है, तो obviously सबसे पहले आपको 2 चीजें करनी है. First you need to do the syllabus and then PYQ, because these are basically founding pillars of any subject. तो पहले हम syllabus की तरफ देखेंगे. प्रीलिम्स में देखो बच्चों कि कोई ऐसा सिलेबस डिफाइन नहीं किया गया है. प्रीलिम्स में देयर इज नो कंप्लीटली और वी कैन से कॉम्प्रिहेंसिवली डिफाइंड सिलेबस. बेसिकली उन्होंने ये बोला है कि इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इट विल कंसिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ कंट्री, पंचायत राज, पब्लिक पॉलिसी मेकिंग एंड राइट इश्यूज. सो बेसिकली दिस इज वेरी वेगली डिफाइंड सिलेबस. यहाँ पे कोई कॉन्क्रीट डिफाइंड सिलेबस यूपीएससी ने नहीं दिया है, बट इन केस ऑफ मेंस अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पूरा प्रॉपरली डिफाइंड सिलेबस दिया है. कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या पूछेगा यूपीएससी, देन फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ यूनियन एंड द स्टेट्स. सो ये जो बेसिक चीजें हैं उनको हमें बहुत अच्छे से समझना है. एंड प्लीज मेक श्योर दैट व्हाई दिस अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस इज दैट इंपॉर्टेंट. वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट अगर आपको दुश्मन को मिटाना हो तो ऑब्वियसली पहले आपको दुश्मन को पहचानना होगा. सो इन दिस केस ऑब्वियसली यूपीएससी इज आवर मेटाफोरिकल दुश्मन, एनिमी है. तो अगर आपको दुश्मन को जीतना है तो पहले आपको दुश्मन को समझना पड़ेगा. जब तक आप यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस, इवन सम ऑफ माय फ्रेंड्स डुईंग एमपीएससी, जर ते लोक हा व्हिडिओ बघत असतील तर ऑब्वियसली आता एमपीएससी सुद्धा डिस्क्रिप्टिव्ह झालेली आहे. सो प्लीज मेक श्योर दैट you understand each and every word of your syllabus so that you can master on it. Okay, so functions and responsibilities of union and states. अब देखो यहाँ पे बस इतना ही लिखा है, but please make sure that इस पे कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं. Issues and challenges pertaining to federal structure. Now first we need to understand what do you mean by federal structure. आपल्याला सगळ्यांना माहिती असतं एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगा and there will be lot of state government like government of Maharashtra, Haryana, Tamil Nadu and obviously Gujarat. अब आप खुद ही सोचो फ्रेंड्स कि अगर पूरा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में रहेगा तो ये लोग क्या करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट्स का काम ही क्या बचेगा. तो क्यों चाहिए हमको अलग अलग स्टेट्स, ठीक है. सो प्लीज मेक श्योर दैट फेडरलिज्म का जो बेसिक कंसेप्ट है आपको समझना पड़ेगा. अगर आप पीवाईक्यू ध्यान से देखोगे तो आपको पता होगा हर साल कम से कम 1 या 2 क्वेश्चंस, जो मेंस आई एम टॉकिंग अबाउट, कम से कम 1 या 2 मेंस के क्वेश्चन जो है वो इसी टॉपिक से आ रहे हैं.
तो बेसिकली अगर आप ये समझते हो कि ये सब्जेक्ट, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसके बारे में जितने इश्यूज है आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे एंड ऑब्वियसली यू विल बी अहेड ऑफ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन दिस रेंज ऑफ द मेंस. देन डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स. अब आप हर किसी को पता है कि देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट. एक्चुअली बहुत बार मीडिया को 4th पिलर कहा जाता है, उसके बारे में बात ना ही करूं तो ज्यादा अच्छा है. करंटली आप खुद भी जानते हो कि मीडिया का सिचुएशन इंडिया में क्या है, बट स्टिल देयर आर 3 मेजर ऑर्गन्स, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड ऑब्वियसली जुडिशियरी. अब देखो दोस्तों, ये इन तीनों के बीच का जो रिश्ता है, ठीक है, उनको हमें बहुत अच्छे से समझना पडेगा. मराठीत एक खूप छान म्हणे मित्रांनो, तुझं माझं जमेना तुझ्या वाचून करमेना. एग्जैक्टली दैट इज व्हाट इज हैपनिंग हियर, कि इन तीनों में क्या होता है, हमेशा कोऑपरेटिव रिलेशन भी रहते हैं. एट द सेम टाइम देयर माइट बी सम फ्रिक्शंस और सम डिस्प्यूट बिटवीन दीज थ्रू. तो हमें ये जानना है बेसिकली, ये दो जो है लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियरी, ये दोनों हमेशा आप देखोगे कि कुछ ना कुछ इनका नोकझोंक चलती रहती है. सो हमें इसके बारे में बहुत अच्छे से जानना है. सो बेसिकली माय पॉइंट हियर इज यू नीड टू अंडरस्टैंड योर सिलेबस thoroughly in obviously if you want to master this subject. Then dispute redressal mechanism and institution. So यहाँ पे जितने भी झगड़े होते हैं, भले वो दो लोगों के बीच हो, दो गवर्नमेंट एजेंसीज के बीच हो, तो उसका ये जो झगड़े सॉल्व करना है, डिस्प्यूट रिजॉल्व करना है, उसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ना चाहिए. कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विथ अदर कॉन्स्टिट्यूशन. अब देखो दोस्तों, दुनिया में 193 देश है. क्या हम इतने सारे देशों का कॉन्स्टिट्यूशन स्टडी कर सकते हैं? ऑब्वियसली नो. सो गिन चुन के 4-5 देश है, अमेरिका, यूके, फ्रांस, जापान. ओके, सो इनके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमें पढ़ना है और हमें यह देखना है कि इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से अलग कैसे है. सो पार्लियामेंट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. एवरी ईयर गो बैक एंड चेक इट आउट. एवरी ईयर मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चंस प्रीलिम्स में एंड कम से कम 2 क्वेश्चन मेंस में. इतना बड़ा वेटेज है हमारे इस टॉपिक का. सो प्लीज मेक श्योर दैट ये जो टॉपिक है सबसे इंपॉर्टेंट है आपके यूपीएससी की प्रीलिम्स में. ठीक है, सो ये सब चीजें अगर आप पार्लियामेंट ढंग से करते हो तो स्टेट लेजिस्लेचर आप आराम से कर सकते हो. दैट इज माय गारंटी टू यू. Then there are some questions और some topics जो सिर्फ मेंस में इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में यूपीएससी उनको नहीं पूछता है. सो ऐसे टॉपिक भी आपको देखने हैं. प्रेशर ग्रुप्स जो है या फिर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस जो है उनके बारे में पूछा जा सकता है. रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, जहां से हम अपने सारे जो प्रतिनिधि होते हैं, चाहे वो एमपी हो, एमएलए हो, उनको हम चुनते हैं. तो बेसिकली दिस इज द एक्ट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. तो इसके बारे में हमें पढ़ना है. अलग अलग जो बॉडीज होते हैं, स्टैट्यूटरी हो, रेगुलेटरी बॉडी हो, जैसे अभी आप देखोगे कि बहुत सारे न्यूज में स्पीकर का जो पोजीशन था वो न्यूज में था. जो महाराष्ट्र में पार्टीज में स्प्लिट हुआ, तो रोल ऑफ स्पीकर, रोल ऑफ गवर्नर, आप में से हर किसी ने अभी व्हीप का नाम सुना होगा. सो ये जो सारी चीजें हैं, these bodies and these organizations become very important. And obviously if you understand your syllabus carefully, if you go through the PYQs, you will have extra advantage of over other students. Okay, so that you need to know. Chalo, let's go for the next. So again, what is the weightage of this subject? Why we want to study the polity? That you need to understand. So basically, if you ask me, every year I'll give simple example, open challenge for every student. Go back and check out UPSC prelims paper 2024. अगर आप देखोगे 19 क्वेश्चंस पूछे गए थे पॉलिटी पे, सिर्फ पॉलिटी पे. ओके, उसमें से एक क्वेश्चन जो ऐसा था जो थोड़ा डिफिकल्ट था. बाकी जो 18 क्वेश्चंस थे दे वर रिलेटिवली वेरी इजी और एटलीस्ट एट द मैक्स मीडियम डिफिकल्टी लेवल. सो अगर आप ये 18 में से 15 भी सही करते, 15 अगर करेक्ट आते आपके, 15 इंटू 2 ऑब्वियसली 30 मार्क्स आपके अकेला पॉलिटी आपको दे सकता था. ओके, एंड बाय द वे कट ऑफ इज हार्डली 88.
सो अगर कट ऑफ 88 है और उसमें से ओनली लाइक पॉलिटी आपको 30 से ज्यादा मार्क्स दे सकता है, सो प्लीज मेक श्योर दैट दिस इज द सब्जेक्ट। अगर आप इसके साथ बहुत मेहनत करते हो, अगर आप इसके साथ वफादार रहते हो पॉलिटी के साथ, इन दैट केस देयर आर वेरी हाई चांसेस दैट यू कैन क्रैक दिस एग्जाम। एंड अगेन इट इज नॉट ओनली इन 2024, यू कैन सी थ्रू आउट द ईयर्स। अगर आप पास्ट के जितने एक्सेप्ट दिस 2016, क्योंकि ये पेपर पूरा करंट अफेयर वाला था, 2017 में देखो 22 क्वेश्चन अकेले पॉलिटी से आए हैं। एंड इसमें अगर हम गवर्नेंस वगैरह जोड़ दो तो और ज्यादा ये नंबर बढ़ेगा। ठीक है, सो प्लीज मेक श्योर दैट दिस इज द सब्जेक्ट विच कैन बी सेवियर फॉर यू इन योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो बहुत लोग बोलते हैं कि सर प्रीलिम्स इज द टफेस्ट एग्जाम, बहुत ही डिफिकल्ट होता है, वी कैन नॉट क्रैक द प्रीलिम्स। So for them, it is my personal suggestion or advice. If you are very good with polity, no one can beat you in UPSC prelims. ठीक है, मिनिमम गारंटीड 30 मार्क्स आपके जो है, चाहे कट ऑफ कुछ भी हो, 30 मार्क्स जो है वो आप अकेले पॉलिटी से ला सकते हो। दिस इज अबाउट प्रीलिम्स। लेट मी टॉक अबाउट मेंस। इवन इन मेंस मिनिमम आई एम टॉकिंग अबाउट 100 मार्क्स जो है वो पॉलिटी से आते हैं। मिनिमम 100 मार्क्स आई एम टॉकिंग अबाउट। प्लस अगर आप बाकी सब्जेक्ट देखोगे, जैसे आप हिस्ट्री देखोगे, ज्योग्राफी देखोगे, ज्योग्राफी में अपने जियोपॉलिटिक्स नाम का जो कंसेप्ट है, सो वहां पे भी आपको, जैसे अभी इंडस वाटर ट्रीटी, अगर वो ट्रीटी ज्योग्राफिकल है ऑब्वियसली, बट इसमें रोल पॉलिटी का भी होता है ऑब्वियसली, आईआर में भी पॉलिटी का रोल होता है, इकोनॉमिक्स में एवरी ऑब्वियसली। फिस्कल पॉलिसी क्या है, व्हाट इज फिस्कल पॉलिसी ऑफ द कंट्री? It is nothing but designed by the government of the country, and government is nothing but polity. ठीक है, so please make sure that every concept or every subject has some relation with the polity. So अगर आप broadly देखोगे तो polity का weightage सिर्फ GS2 में नहीं है, GS3, GS4, GS1, even in your essay paper, again this subject is severe for you. So please make sure that this is very very important subject. Even in your interviews, obviously they will ask you about some political happenings in your country. Okay, जैसे अभी war हो रहा है तो there can be a possibility of emergency, जो national emergency है तो आपको emergency के बारे में पढ़ना पड़ेगा. So there are lot of things. Okay, next topic is role of current affairs in our polity syllabus. Okay, so simple है. बहुत बच्चे ये गलती करते हैं कि they were mostly prepare entire Lakshmikant book or any other book for that matter. They will thorough with their static syllabus, but they will ignore this current affair part, and that is why you people consider this UPSC as toughest exam. So I'll give you live example. There was a news, only 96 women judges in all high courts. जितने भी हाई कोर्ट्स है इस देश में, उसमें सिर्फ 96 जजेस जो है वो विमेन हैं. Now there was a lot of news and debates with regarding to this particular topic, and obviously UPSC asked, discuss the desirability of greater representation of women in the higher judiciary to ensure diversity, equity and inclusiveness. Now जो बच्चे डायरेक्ट ये क्वेश्चन पेपर में जाके देखेंगे, for them it will be very difficult question, but those who have already read this news and obviously its analysis, for them it is like a cakewalk. So please make sure that along with reading all the we can say static subject or static syllabus, please never ever forget to read or to be very strong with your current affairs. And obviously for that you need to read at least one newspaper, either Indian Express or the Hindu, or you can do both of them complementary to each other. So that is very important. Few minutes back I gave you one example. People are studying Lakshmikant, they are completely thoroughly prepared with the static knowledge. So static subject तो बहुत अच्छे से कर लिया, लेकिन यूपीएससी ने क्या किया, सीधा आपके करंट अफेयर से आपके आई को हिट किया. And that is what happened. Always remember, this is the scenario of most of the students in UPSC prelims. They are very strong with static part, but they ignore current affair. And what UPSC do? UPSC just merge current affairs with the static part. Okay. Again बहुत बच्चे मुझे पूछते हैं सर हम exactly क्या पढ़े.
क्योंकि हम कितना भी पढ़े क्वेश्चन तो कहीं बाहर से ही आता है। हम पूरा लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं लेकिन क्वेश्चन बाहर से आता है। सो दैट इज द वन थिंग आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट फ्यू सेकेंड्स। पहले सबसे 100% देयर इज नो अल्टरनेटिव। प्लीज नेवर एवर आस्क मी कि सर ये मैंडेटरी है क्या? यस, इट इज डेफिनेटली मैंडेटरी एनसीईआरटीज। एटलीस्ट इफ अगर आपका पॉलिटी वीक है तो 6 स्टैंडर्ड से पढ़िए, बट मिनिमम आपको 9th स्टैंडर्ड से लेके 12th स्टैंडर्ड तक के एनसीईआरटीज आपको पढ़ने हैं। अगर आप ये नहीं पढ़ते हो देन यू आर मेकिंग द बिगेस्ट ब्लंडर इन योर यूपीएससी जर्नी। आई एम बीइंग वेरी क्लियर अबाउट इट। ठीक है? क्यों? आप बोलोगे सर जो एनसीईआरटी में दिया है वही सब कुछ लक्ष्मीकांत में दिया है, सो हम एनसीईआरटी के बजाय सीधा लक्ष्मीकांत क्यों नहीं पढ़ सकते? बिकॉज माय डियर फ्रेंड्स, every year there is at least 1 or 2 or 3 questions, mostly 3 questions per year, जो यूपीएससी ऐसे ऐसे कोनों से ढूंढ के लाएगा, कॉर्नर से ढूंढ के लाएगा, जो सिर्फ एनसीईआरटी में दिया होगा, लक्ष्मीकांत में उस पे दिया नहीं होगा। तो प्लीज, इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन, स्टार्ट। एंड वन मोर एडवांटेज ऑफ रीडिंग एनसीईआरटी, कंसेप्चुअल क्लैरिटी। जो चीजें लक्ष्मीकांत में दी है वही चीजें एनसीईआरटीज में भी है, बट लैंग्वेज इज डिफरेंट। एनसीईआरटी जो है वो स्कूल किड्स के लिए है, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए है, तो दे आर यूजिंग बेसिक लैंग्वेज, पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन राइटिंग योर मेंस एग्जामिनेशन। सो दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट। ये छोड़ के बाकी आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ओनली रीड योर एनसीईआरटीज एंड ऑब्वियसली दिस बुक, it is kind of a Bible or we can say Bhagavad Gita of UPSC aspirant, especially in polity. Okay. One more thing I would like to suggest you, गवर्नेंस का जो पार्ट है उसके लिए लक्ष्मीकांत का ही दूसरा एक बुक है, वो भी आप थोड़ा सा मेंस के लिए रेफर कर सकते हो। प्री में नॉट नेसेसरी, बट मेंस यू कैन रेफर फॉर दैट। ओके, then obviously let me tell you one important announcement. So for 2026 and those who are preparing for 2027 or 26 attempts, obviously this is good news. UPSC guide is in now Pune. Obviously all of us know these things, but we are starting or we are launching our first batch on 19th of May this year. इस साल का जो पहला बैच है हम 19th of May को स्टार्ट कर रहे हैं। Obviously there will be batches for both the languages. Those who want to do it in English, your will be morning batch. It will be around 8 AM and मराठी स्टुडंट जे आहेत आपले, जे एमपीएससी आता मित्रांनो तुम्हाला माहिती आहे डिस्क्रिप्टिव्ह झालेली आहे। सो माझा सल्ला असा आहे की जर आपण सेम गोष्ट वाचून नायब तहसीलदार किंवा तहसीलदार बीडीओ होणार असू तर तोच अभ्यास करून आपण आयएएस, आयपीएस, आयएफएस सुद्धा होऊ शकतो। सो प्लीज मेक शुअर दॅट जसं तुम्ही एमपीएससी साठी डिस्क्रिप्टिव्ह पॅटर्न करताय तसंच तुम्ही यूपीएससी साठी पण प्रिपेअर करणं अपेक्षित आहे। ऑब्विसली तुम्हाला नक्कीच आपले भरपूर लोकांनी सांगून गेलेत की ऑलवेज एम फॉर अ हाई। आपले जे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर असतील किंवा बाकीचे बरेच लोक आहेत त्यांनी सांगितले की मोठं स्वप्न बघा। सो जर सिलेबस सेम आहे तर वाय नॉट फॉर यूपीएससी। सो आपली यूपीएससीचे ज्या मराठी मीडियमच्या बॅचेस आहेत त्या संध्याकाळी 5 वाजता असतील। सो प्लीज मेक शुअर दॅट आमच्या वेबसाईटवर किंवा डिस्क्रिप्शन मध्ये तुम्हाला सगळे डिटेल्स दिलेले जातील आणि या दोन्ही बॅचेस आहेत तुमच्या मीडियम नुसार तुम्ही एन्क्वायरी करू शकता आणि प्लीज जॉइन दिस बॅचेस। हियर फॅकल्टीज ऑब्वियसली यू नो दॅट जेवढे फॅकल्टीज आहेत एव्हरी वन ऑफ देम इज इंटरव्ह्यू अपियर्ड और सम ऑफ देम आर इवन क्रॅक दिस पोस्ट। यूपीएससी टॉपर जे आहेत ते आपल्याकडे फ्रिक्वेंटली लेक्चर्स घेत असतात। सो प्लीज जॉइन दिस बॅचेस। ओके, चलो लेट्स कंटिन्यू विथ अवर। ठीक आहे, आता आपण बघितलं की वाचायचं काय, बट बऱ्याच मुलांना डाऊट असतो की लिखे तो लिखे क्या। ओके, वाह मोदी जी वाह। सो बेसिकली हम पढ़े तो पढ़े क्या, लिखे तो लिखे क्या, हा सगळ्यात मोठा प्रश्न असतो। पढ़ने का क्या वो तो मैंने आपको बता दिया, एनसीईआरटीज एंड लक्ष्मीकांत, नथिंग मोर देन दैट। ऑब्वियसली करंट अफेयर्स यू हैव टू इंप्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट विद दैट। सो लिखना क्या है, तो ऑलवेज रिमेंबर स्पेशली फॉर मेंस ऑब्वियसली एवरी day at least one answer you can write. Personally my suggestion is that if you start preparation today, for next 2 to 3 months prepare your foundation। जो जितना बेसिक फाउंडेशन है वो आप अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, एक कोर बुक पढ़ लीजिए एंड देन यू स्टार्ट आंसर राइटिंग। बहुत बच्चे क्या गलती करते हैं,
एकदम जल्दबाजी में मैं पहले दिन ही पूरे 15 आंसर लिख लूंगा, दिस इज नॉट पॉसिबल गाइज। ऑलवेज रिमेंबर कि ग्रेट हाइट्स रीच एंड केप्ट बाय पीपल, दे आर नॉट अचीव्ड ओवरनाइट। ओके, जितने भी लोग यूपीएससी क्लियर करते हैं, यू कैन आस्क एनी वन ऑफ देम, पहिल्याच दिवशी 20 आन्सर लिहिले, 15 आन्सर लिहिले, पूर्ण पेपर 3 तासात लिहून काढला, इट इज ह्युमनली इम्पॉसिबल। ओके, सो प्लीज मेक श्योर दैट स्टार्ट विथ स्मॉल स्टेप्स, लॉन्ग मार्चेस स्टार्ट विथ स्मॉल स्टेप्स। जो बड़े बड़े यात्राएं होती है वो हमेशा पहले स्टेप से चालू होते, चाहे वो गांधी जी की दांडी यात्रा हो या नेपोलियन की यात्रा हो। तो प्लीज मेक श्योर दैट वन आंसर से स्टार्ट कीजिए, फिर उसको धीरे धीरे बढ़ा के 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। सो ओवर अ पीरियड ऑफ आप अपने लिए टारगेट रखिए कि कम से कम 6 महीने के बाद 7 आंसर्स पर डे एंड दैट टू इन 1 आवर, दैट शुड बी योर टारगेट। देन 10 महीने के बाद यू शुड बी रेडी टू राइट कंप्लीट पेपर, दैट इज 20 क्वेश्चंस और 20 आंसर्स इन 3 आवर्स। So that should be your target. पहले क्या करना है, start with 1 answer per day, then 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 पे जब आओगे तो आप टाइम पे तरफ ध्यान देंगे, थोड़ा थोड़ा टाइम उसको कम करने की कोशिश करेंगे, एंड देन फुल लेंथ पेपर हम स्टार्ट करेंगे। ऑब्वियसली वी आर हियर टू गाइड यू, मेंटरशिप हम करेंगे आपको उसके लिए। सो प्लीज मेक श्योर दैट ये लिखना क्या है इसका टेंशन आप छोड़ दीजिए, पहले आप फाउंडेशन बनाइए, पढ़ लीजिए, देन वी कैन स्टार्ट द आंसर राइटिंग। बहुत बच्चे मुझे पूछते हैं सर पीएसआईआर एज ऑप्शनल कैसा रहेगा। सो ऑब्वियसली वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शनल, यू कैन गो एंड चेक द रिजल्ट्स। ओके, एवरी ईयर इंक्लूडिंग दिस ईयर आप जितने टॉप 10 हैं या टॉप 100 रैंक जो है, यू कैन जस्ट गो एंड चेक इट आउट कि उनका सक्सेस रेशो, पीएसआईआर ऑप्शनल का सक्सेस रेशो कितना ज्यादा है। ओके, सो प्लीज मेक श्योर दैट, एंड वन मोर एडवांटेज ऑफ दिस, अगर आप पीएसआईआर के लिए पढ़ते हो तो आपका 2 बेनिफिट होते हैं। पहली चीज तो आपका पूरा जीएस2 प्रिपेयर हो जाता है, क्योंकि अगर आप सिलेबस ध्यान से देखोगे तो जीएस2 का सिलेबस इज सब पार्ट ऑफ योर पीएसआईआर सिलेबस। आईआर वही है, पॉलिटी वही है, कॉन्स्टिट्यूशन वही है, सब कुछ सिलेबस सेम है। प्लस यू विल गेट एक्स्ट्रा एडवांटेज इन अदर सब्जेक्ट लाइक सोसाइटी, जीएस1 में जो सोसाइटी है, आपका सोशल जस्टिस है, गवर्नेंस है, तो ये सब चीजें जो है उनमें आपको एडवांटेज मिलेगा। प्लस ऐसे में आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगा, एथिक्स में आपको पॉलिटिकल एंगल आप डाल सकते हो। ओके, सो वेरी गुड ऑप्शन, यू कैन डेफिनेटली थिंक अबाउट इट। वन मोर एडवांटेज ऑफ पीएसआईआर एज ऑप्शनल, basically lot of guidance and material is available in both the language, in Marathi as well as in English, so you can definitely think about it. And it's not like that I am like preaching for this optional, but you can go and check it out कि यूपीएससी के टॉपर्स देख लो, every year you can take any particular year, टॉप 10 हो या टॉप 100 हो, उसमें पीएसआईआर के कितने स्टूडेंट्स है, दिस रेशियो टॉक्स अबाउट इटसेल्फ। ओके, सो प्लीज मेक श्योर दैट आप यहां पे देखिए, टोटल देखो 5011 जो टॉपर थे लास्ट 5 इयर्स में, उसमें से 400 लोग, विच इज वेरी हाई, 8% इज वेरी हाई अमाउंट, सो दैट इज फ्रॉम बिलोंग टू पीएसआईआर ऑप्शनल। ठीक है, एरियाज ऑफ क्वेश्चन, कहां से क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी। सो सम बेसिक कंसेप्ट्स, व्हाट इज सेक्युलरिज्म, व्हाट इज फेडरलिज्म, डेमोक्रेसी मतलब क्या। अब आप सोचोगे कि इतने आसान सवाल यूपीएससी कैसे पूछता है, बट गाइज इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट, गो बैक एंड चेक द प्रीलिम्स पीवाईक्यू क्वेश्चन, आपको यही सब क्वेश्चन मिलेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिबर्टी, 2019 में यूपीएससी ने पूछा लिबर्टी का डेफिनेशन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या होता है, ये तो क्वेश्चन 5 बार पूछा है अभी तक यूपीएससी ने। ओके, सो प्लीज मेक श्योर दैट बेसिक कंसेप्ट, एंड ये कंसेप्ट आपके कहां से क्लियर होंगे, ओनली एनसीईआरटी से। तो प्लीज मेक श्योर दैट एनसीईआरटी अगर ढंग से पढ़ते हो तो वेरी इंपॉर्टेंट। सैलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, 3rd चैप्टर, अभी तो 4th चैप्टर है लक्ष्मीकांत का लेटेस्ट एडिशन में। ठीक है, एक चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन यही से आते हैं आपको। प्रियम्बल, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड माना जाता है, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से हर साल कम से कम आपको 1 या 2 क्वेश्चन मिलेंगे। फंडामेंटल राइट, स्पेशली आर्टिकल 21, एवढ्या वेळा विचारला यूपीएससी ने, कम से कम 10 बार 15 बार ये क्वेश्चन आया है
DPSPs, all of these are very, very important topic. And I'm not only talking about UPSC. Those of my friends who are studying for MPSC मध्ये पण 15 क्वेश्चन जे असतात ते आपल्याला पॉलिटीचे असतात. सो अगेन यही सारे टॉपिक्स है जो यूपीएससी और एमपीएससी दोनों जगह पे पूछे जाते हैं. इनको मैं कहता हूं कि ये त्रिदेव है, यूपीएससी के त्रिदेव है ये. ऐसा कोई साल नहीं होगा जहां पे इन तीनों में से किसी पे क्वेश्चन ना आया हो. यू कैन गो एंड चेक इट आउट. फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, ड्यूटीज, तीनों को मिला के ट्रायड्स, ये त्रिदेव कहते हैं. तो हर साल क्वेश्चन आता है. अमेंडमेंट प्रोसीजर, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट कौन कौन से है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जो हमारा चैप्टर नंबर 12 है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं. ठीक है. सो बेसिकली माय पॉइंट हियर इज यू शुड नो व्हाट टू रीड एंड व्हाट नॉट टू रीड. दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. लक्ष्मीकांत अभी इतना बड़ा बुक हो गया कि 92 चैप्टर्स है उसमें. तो क्या यूपीएससी पॉलिटी पे 92 क्वेश्चन पूछेगा? मान के चलो हर क्वेश्चन, हर चैप्टर से एक क्वेश्चन भी पूछना हो यूपीएससी को, तो क्या वो 92 क्वेश्चन पूछेगा? नॉट पॉसिबल. मैक्सिमम 15 से 20 क्वेश्चन आएंगे मैक्सिमम. ओके. सो यू नीड टू नो व्हाट टू रीड रादर देन व्हाट नॉट टू रीड. सो बेसिक स्ट्रक्चर, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फेडरलिज्म वेरी इंपॉर्टेंट, सेंटर स्टेट रिलेशंस अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. ये जो सारे प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, बेसिकली ऑल दीज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट ऑफ योर लक्ष्मीकांत बुक, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको वहीं से आएंगे. जुडिशियरी एवरी ईयर 1 क्वेश्चन, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट. पंचायत राज मेंस में लिख के लीजिए आप, मुझे पंचायत राज पे क्वेश्चन होगा, इधर प्रीलिम्स या मेंस. कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, अभी इसके बारे में मैं आपको एक बहुत बढ़िया ट्रिक दूंगा. ओके, दोज हु विल जॉइन द बैचेस दे विल गेट माय इनोवेटिव स्टाइल ऑफ टीचिंग. मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूं कि हाउ वी कैन प्रिपेयर फॉर दिस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज. कम से कम 20 चैप्टर जो है, 20 से 25 चैप्टर आप 1 घंटे के अंदर पूरा उनके प्रिपेयर कर सकते हैं. व्हाट यू हैव टू डू, इट इज कॉल्ड एज अ टैब्यूलर फॉर्मेट ऑफ स्टडिंग, टैब्यूलर मेथड. अब ये टैब्यूलर मेथड क्या होता है? जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है उनका एक टेबल बनाइए. बेसिकली कॉलम ए नेम ऑफ द बॉडी, कॉलम बी आर्टिकल नंबर, या आर्टिकल नंबर आप ब्रैकेट में यहीं पे लिख सकते हो. सो यहाँ पे आएगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कितने मेंबर है, उसको मेंबर बनने, उस बॉडी का मेंबर बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी है. कॉलम सी अपॉइंटमेंट, अपॉइंट कौन करता है. कॉलम डी, अब अपॉइंट किया है तो रिमूव भी किया जा सकता है, इंसान है कुछ गलती करेगा तो रिमूव कर सकते हैं हम उसको. कॉलम ई उनके पावर्स एंड फंक्शंस, एंड लास्ट कॉलम एफ उस बॉडी का जो भी कोई निकनेम होगा या उसका कुछ यूनिक फीचर होगा. तो बेसिकली अब अगर आप बैठ के ये ऐसा एक टेबल बनाते हो, अगर आप बैच ज्वाइन करते हो तो ऑब्वियसली मैं आपको पूरा क्लासरूम में लाइव दिखाऊंगा कि कैसे ये टेबल बनाया जाता है. ओके. सो ये सब चीजें हमें पढ़नी है, वेरी इंपॉर्टेंट. मेंस के कुछ स्पेसिफिक टॉपिक होते हैं, उसके बारे में हम बाद में डिटेल में जब बैच लॉन्च होगी तब बात करेंगे. एंड सबसे इंपॉर्टेंट इमर्जिंग ट्रेंड्स. हर साल क्या होता है दोस्तों, कुछ टॉपिक जो है यूपीएससी के नजर में आ जाते हैं. यूपीएससी ऐसे चील की तरह पूरा घूरती रहती है कि लक्ष्मीकांत के कौन से टॉपिक है जिसपे अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा है. तो ऐसे कम से कम 1-2 क्वेश्चन हर साल होते हैं. तो अभी हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो इमर्जिंग ट्रेंड है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. 24 में यूपीएससी ने पहली बार क्या किया, नॉर्मली मैच द पेयर जो होता था 2 कॉलम होते थे, कॉलम ए कॉलम बी. लास्ट ईयर दे स्टार्टेड विद दिस 2 कॉलम क्वेश्चन और 3 कॉलम मैट्रिक्स. अब देखो, मैं अभी यूपीएससी का 25 का प्रीलिम्स नहीं हुआ है, मैं पहले से ही ऑन कैमरा आपको बता रहा हूं कि इस साल ये जो 3 पेयर वाले मैट्रिक्स है उसकी संख्या थोड़ी सी ही सही लेकिन बढ़ेगी. और एक क्वेश्चन का टाइप आएगा असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन. अभी तक ये क्वेश्चन पॉलिटी में नहीं आते थे, बट इस बार चांसेस है कि ये पॉलिटी में भी पूछे जाए. सो प्लीज मेक श्योर दैट ये ट्रेंड को जानना बहुत ही जरूरी है. देन ओनली यू कैन मास्टर दिस सब्जेक्ट. ओके. अब देखो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ताकि हमें प्रीलिम्स हो या मेंस हो उसमें अच्छे मार्क्स मिले. सबसे पहले स्पेशली पॉलिटी में
देखो अभी मैं किसी और सब्जेक्ट का ओरिएंटेशन ले रहा होता तो ऑब्वियसली ये मैं आपको कभी नहीं बताता था, लेकिन इन पॉलिटी स्पेसिफिकली ट्राई टू अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन. Maximum question will be directly from the book, either from लक्ष्मीकांत or from NCERTs. बाकी सब्जेक्ट में ऐसा नहीं रहता है. एंशिएंट, मेडिवल या साइंस एंड टेक्नोलॉजी कई बार क्वेश्चंस बुक के बाहर से आते हैं, बट पॉलिटी में क्वेश्चंस फ्रॉम द बुक. सो ट्राई टू अटेम्प्ट ऑल ऑफ देम. हार्डली कोई एक गलत भी होगा देन इट्स ओके, नो डाउट, नो प्रॉब्लम इन दैट. रेस अगेंस्ट द टाइम, स्पेशली इन मेंस एग्जामिनेशन यू हैव टू राइट वेरी फास्ट. सो बेसिकली जैसे होटल वाले करते हैं कि भाई पूरा मसाला वसाला पूरे रेडी रखेंगे, जैसे ही कस्टमर ने ऑर्डर दे दिया इमीडिएटली पूरा प्रिपेयर करके रेसिपी लाके देंगे. सिमिलरली हमें क्या करना है, इंट्रो एंड कंक्लूजन दैट नीड्स टू बी रेडी. पहले से पूरा स्ट्रक्चर हमारा रेडी होना चाहिए कि अगर इस पे क्वेश्चन आएगा तो मैं ये लिखूंगा, अगर गवर्नर पे क्वेश्चन आता है तो ये मेरा इंट्रोडक्शन होगा, ये कंक्लूजन होगा. सो प्लीज मेक श्योर दैट दिस इज रेस अगेंस्ट द टाइम. यू हैव टू राइट 60 pages in 3 hours, and that is possible only when you are already ready with your content, maximum of your content, and obviously you have done lot of extensive practice. So वो सब चीजें हम यहाँ पे आपसे करवा लेंगे. You should be ready with that. Pay attention to our directive words, जिसको हम tail enders कहते हैं. तो प्लीज मेक श्योर दैट आपको ये डिस्कस, क्रिटिकली डिस्कस, एग्जामाइन, क्रिटिकली एग्जामाइन, ओके, कमेंट. सो ये जो वर्ड होते हैं उन पे हमें ध्यान देना है. हर एक वर्ड का मतलब मैं अपने लेक्चर में बताऊंगा डिटेल में कि अगर ऐसा आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए. एग्जामाइन का मतलब क्या होता है, जस्टिफाई का मतलब क्या होता है, इलैबोरेट क्या होता है. ठीक है, सो ये सब चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट प्लीज मेक श्योर दैट यू पे अटेंशन टू दिस वर्ड्स. स्टिक टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. ये बहुत बच्चों से गलती होती है एंड देन बाद में बच्चे यूपीएससी को मतलब ब्लेम करते हैं. सो बहुत बार क्या होता है, मित्राला निबंध लिहायला सांगितलं होता मित्रावर, बट माझी तयारी होती, मी अभ्यास करून गेलो तो गायीचा निबंध. ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, दोस्त पे निबंध लिखने के लिए कहा है, मैंने काऊ पे प्रिपेयर किया है. मैं स्टार्ट करूंगा, मेरा एक दोस्त है उसका नाम रमेश है, तो उसको गाय बहुत पसंद है और पूरा आगे का जो ऐसे होगा मैं गाय पे लिख दूंगा, क्योंकि मैंने प्रिपेयर क्या किया था, गाय पे, जबकि पूछा क्या गया था, दोस्त पे. सो एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग विद मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, डिस्क्रिप्टिव के आंसर लिखने में वही गलती होती है कि बहुत बार हम क्या करते, हमें जो आ रहा है वो लिख देते, ना कि जो पूछा गया था. सो प्लीज मेक श्योर दैट स्टिक टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. अब ये बोलने के लिए आसान है, बहुत बच्चे बोलेंगे कि सर हम कहा ऐसा करते, एक्चुअली हमसे वो जाने अनजाने में गलतियां हो जाती है. बी रेडी विथ मॉडल, इंट्रो एंड कंक्लूजन, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको. हाईलाइट द अंडरलाइन. देखो एग्जामिनर बेचारा 60-65 साल का बूढ़ा आदमी रहेगा, थोड़ा सा ऑलरेडी उसको दिन में कम से कम 15 पेपर चेक करने हैं, तो ही विल बी ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड. ओके, जब तक आपके पेपर में कुछ नया, कुछ इंटरेस्टिंग उसको नहीं मिलता है, ओके, तब तक वो आपके पेपर में इंटरेस्टेड नहीं होगा, आपको एवरेज मार्क देके भगा देगा. बट वही अगर आप कुछ यूनिक लिखते हो, जैसे आप आर्टिकल नंबर लिखते हो, कोई जुडिशियल लैंडमार्क जजमेंट का नाम लिखते हो और उसको आप अंडरलाइन करते हो, तो उसके तुरंत वो आंखों में आ जाएगा, नजर में आ जाएगा. वी विल गिव यू एक्स्ट्रा मार्क्स एंड हाफ अ मार्क एक्स्ट्रा in every question will make a difference of total 80 marks. I don't have time to calculate all these things, but trust me, अगर हर क्वेश्चन में आपको आधा मार्क भी एक्स्ट्रा मिल गया, टोटल डिफरेंस 80 मार्क का हो जाता है. यू कैन कैलकुलेट ऑन योर ओन एंड ऑब्वियसली मेंटेन योर एनर्जी लेवल थ्रू आउट द प्रिपरेशन एंड ऑब्वियसली इन एग्जाम ऑल्सो. बहुत बच्चों को मैंने ये देखा है कि बहुत जोश में स्टार्ट करते कि भाई कल तो पूरा लक्ष्मीकांत एक दिन में खत्म करूंगा. ठीक है, वो नहीं हो पाता, प्रैक्टिकली नहीं होता है. लक्ष्मीकांत जब मैंने दोस्तों पहली बार पढ़ना स्टार्ट किया था, आई टुक ऑलमोस्ट 2.5 months फॉर फर्स्ट रीडिंग, बट नाउ आई कैन फिनिश एंटायर लक्ष्मीकांत विद इन 4 hours एंड आई विल गिव यू लाइव एग्जांपल. हमारा जो लास्ट रिवीजन होगा इट विल बी कंसिस्ट ऑफ 5 hours, 5 घंटे में पूरा लक्ष्मीकांत टॉप टू एंड हम पूरा फिनिश करेंगे. ओके, सो प्लीज मेक श्योर दैट मेंटेनिंग दिस एनर्जी लेवल. I would like to give very important message through this lecture. UPSC or even MPSC, it is not a sprint. Sprint म्हणजे काय, 100 मीटर 200 मीटर अशी रेस नाहीये की एकदम फास्ट पळालो आणि जिंकून गेलो. 100 मिनिटात
किंवा 10 सेकंदात ती रेस संपली, 100 मीटर पळालो आणि जिंकलो, असं हे नाहीये. दिस इज अ मॅरेथॉन. Okay, so UPSC or MPSC is not a sprint. You should not be running very fast in very small time. It is not happening. It is like a marathon. तुम्हाला 42 किलोमीटर पळायचं आहे. सो ते मॅरेथॉनचे रनर असतात, हळूहळू सुरुवात करतात आणि जेव्हा शेवटचं 500 मीटर किंवा 1 किलोमीटर राहिलं असेल तेव्हा ते स्पीड वाढवतात. सो दॅट इज हाउ वी हॅव टू हैंडल दिस. प्लीज मेक श्योर दैट जल्दबाजी नहीं करनी है. जल्दी का काम शैतान का होता है. ओके क्या ये सब डूज में आएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है. प्लीज डोंट डू मन की बात इन योर पेपर. ओके सो आपको जो आ रहा है, ओके बऱ्याच मुलांचे पेपर मी इव्हॅल्युएट केलेत हजारो, तर त्याच्यामध्ये असं करू नका की मला हे माहिती होतं म्हणून मी लिहून आलो, असे मार्क मिळत नाहीत. खूप कमी किंवा खूप जास्त लिहू नका. बऱ्याचदा कसं होतं, अगर कोई एक क्वेश्चन में हमें बहुत सारा कंटेंट पता है, वी नो लॉट ऑफ कंटेंट, we'll try to put everything we know. Not necessary, don't do that. Please don't write either too less or too much. Please stick to the world language. Then foul language, हमारा जो डेली लैंग्वेज है या स्लैंग है वो प्लीज यूज मत कीजिए. प्लीज गवर्नर को गवर्नर बोलिए, प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गिव देम रिस्पेक्ट. प्लीज अगर आपको प्राइम मिनिस्टर के बारे में क्वेश्चन आया है तो don't write the name of Modi ji. I know that he is a Prime Minister of India, but please make sure that you write PM rather than Modi ji. Okay? बहुत बच्चे छोटी छोटी मिस्टेक करते हैं. Don't repeat the points. बहुत बार क्या होता है, सेम पॉइंट हम 2-3 भाषा में 2-3 अलग अलग लाइंस में लिख देते. नॉट नेसेसरी. एंड स्पिल ओवर इफेक्ट नहीं होना चाहिए. व्हाट इज स्पिल ओवर? स्पेशली इन प्रीलिम्स, एक क्वेश्चन डिफिकल्ट होता है तो हम क्या करते हैं, पैनिक हो जाते हैं. पैनिक होके हम क्या करते हैं, बेसिकली दूसरे क्वेश्चन में भी जो आसान होता है उसमें गलती कर देते हैं. तो अगर आपने एक क्वेश्चन, भले वो अच्छा गया हो बुरा गया हो, अगर आपने उसको डील कर दिया है तो प्लीज स्टॉप थिंकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन एंड व्हेनेवर यू आर अटेम्प्टिंग नेक्स्ट क्वेश्चन गो विद द फ्रेश माइंड. ठीक है, ये एमपीएससी के लिए भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि बहुत बार मैंने देखा है कि मान लो हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट था, बच्चों को पूरा हैंग हो गए, बट नेक्स्ट क्वेश्चन वाज वेरी इजी. बट हालांकि पहले क्वेश्चन ने बत्तियां फ्यूज कर दी थी, इसके कारण बच्चे जो आसान सवाल होता है अगला वाला, वहां पे भी गलती कर देते. अवॉइड दिस मिस्टेक्स. ठीक है, सो प्लीज मेक श्योर दैट यू डोंट डू दिस. Article 21, as I already told you, this is just an example. Go back. This is my humble request. You can consider this as a homework for the day. ठीक है, कम से कम लास्ट के 2015 से लेके 2024 तक 10 साल के पेपर देखिए और आप गिन लीजिए खुद कितनी बार यूपीएससी ने सेम क्वेश्चन आर्टिकल 21 पे रिपीट किया है. एंड ओके, सो प्लीज मेक श्योर दैट पॉलिटी का ब्यूटी ही यही है कि बहुत रिपीटेशन होता है. दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस सब्जेक्ट. Brainstorming. Today I am going to tell you one very interesting study technique. This is just kind of a gift from me, bonus from me to you. Brainstorming मतलब क्या है? Take any topic for that matter. Start with easiest topic. एक कोई भी टॉपिक उठा लीजिए, जैसे अभी इंडिया पाकिस्तान वॉर चल रहा है तो वही टॉपिक ले लीजिए. आईपीएल चल रहा है तो स्पोर्ट्स इन इंडिया. यू कैन टेक एनी टॉपिक, क्लोज योर आईज, सिट काम, think about it for 3 to 5 minutes. No mobile, nothing should be using. 3 से 5 मिनट तक आप सोचिए, पूरा शांत से पॉइंट्स जनरेट कीजिए एंड जस्ट राइट देम डाउन ऑन योर नोटपैड. ओके, मैं मानता हूं कि स्टार्टिंग में पहले दिन या दूसरे दिन आपको बहुत सारे पॉइंट्स नहीं सूझेंगे, बट अगर आप ये एक्टिविटी डेली करते हो और अगर आप इसको 21 डेज के लिए रिपीट करते हो डेली without fail, even a single day, it's my open challenge to you कि अगर आप ये एक्टिविटी करते हो तो you will come to me and tell me how much different in your thinking capacity. Okay, so please make sure that जैसे हम जिम में वर्कआउट करते हैं, डंबल उठाते हैं, exactly this activity brainstorming is basically exercise for your brain. अगर आपके ब्रेन को आप हेल्दी रखना चाहते हो, मैं ये वादा करता हूं, मैं ये रिटर्न में देने के लिए तैयार हूं. इफ यू आर डूइंग दिस डेली और रेगुलरली, नो वन कैन बीट यू
इन मेंस एग्जामिनेशन। मेंस में देखो सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी क्या है, साइमल्टेनियस थिंकिंग एंड राइटिंग, and that is possible only if you are very good at brainstorming. Okay, so please, this is my humble request, start doing this activity. परत एकदा सांगतोय, कुठलाही एक टॉपिक घ्या, स्टार्ट विथ द इजीएस्ट टॉपिक, सबसे आसान टॉपिक लीजिए, क्लोज योर आईज फॉर 2 to 5 मिनट्स, 5 मिनट तक शांत बैठे रहिए, थिंक अबाउट दैट टॉपिक, जो भी पॉइंट्स आपके दिमाग में आ रहे जस्ट नोट देम डाउन, दिस इज ऑल, उससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। डोंट थिंक कि भाई कोई चेक तो करने वाला है नहीं, तो डोंट थिंक कि ये पॉइंट सही होगा कि गलत होगा, दैट इज ओके, वो बाद में देखा जाएगा। फर्स्ट राइट अबाउट इट एंड ट्रस्ट मी, यू विल सी द डिफरेंस in your own performance. Okay, so brainstorming activity, I guess this is all for today's class. So tomorrow we'll continue with this, but for now again I'd like to tell you admissions are open, as I already told you, जो हमारा 19th May का बैच है उसके लिए admissions open है। So it is both in UPSC as well as in MPSC दोनों लैंग्वेज में है, इंग्लिश मॉर्निंग बैच, मराठी इवनिंग बैच, plus one more important unique feature we have brought for you, 1-to-1 mentorship session। और ये mentorship session इसलिए important है, जो भी आपको mentor करेंगे either they will be those people who have actually cleared this exam, so toppers होंगे या at least interview appeared mentors होंगे। So please make sure that you can take the advantage or benefit of the experience as well as knowledge of these people, जो बहुत rarely available होते हैं। I hope you know that, ठीक है। सो प्लीज यू कैन कॉल अस ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर एंड ऑब्वियसली देयर इज ऑल द डिटेल्स आर इन द डिस्क्रिप्शन लिंक, सो यू कैन गो एंड चेक इट आउट देयर। सो थैंक यू ऑल फॉर टुडे सेशन। जाते जाते मैं आपको एक शेर बताना चाहूंगा, ठीक है। अभी आपने इतना सब कुछ सुन लिया है, तो आई वुड लाइक टू मोटिवेट यू फॉर योर न्यू जर्नी। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, बहुत सारे कठिन इम्तिहान अभी बाकी है, अभी तो नापी है हमने बस मुट्ठी भर जमीन, अभी तो सारा आसमान बाकी है। थैंक यू सो मच, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।